तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब मैं प्राची मैम और फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची मैम पर स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को थंबनेल से ही पता चल गया होगा तो आज कौन सी क्लास होने वाली है। क्लास आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का अनसॉल्व सॉल्व, वो भी 2024 का। आज सेट 1 होने वाला है और आप सभी, मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है आपके एग्जाम के लिए होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो पिछले सालों में क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं उनको सॉल्व करना, उनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो प्रीवियस ईयर ही होता है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी मैं बोलती हूँ सारी क्लासेस आप देखिए अनसॉल्व का, उसी को आप तैयार कर लीजिए। उसके बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही रहेंगे। 2024 के, 2022 के, 2023 के सारे अनसॉल्व आप सॉल्व कर लीजिए। बस उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके सामने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, सोल्यूशन भी है, सब कुछ हम सोल्यूशन हम कराएंगे। आपको एकदम बस कॉपी पेन लेकर के बैठ जानी है और अपना सारा अनसॉल्व अच्छे से सॉल्व करना है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला यहाँ पर भौतिक विज्ञान आपको मेंशन है, दिख रहा होगा कक्षा 12 है, सेट 1 है 2024 का, और जो आपका कोड है वो 346 FS है। आप अपने अनसॉल्व से मिला सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो आपको लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या। आप ऐसे एग्जाम में भी सेम ऐसे लिखेंगे, बस आपको यहाँ पर प्रश्न नहीं लिखना है और ना ही आपको ऑप्शन लिखना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। जैसे यहाँ पर आप खंड आ डालेंगे, आपका सॉल्व आपके पास रहेगा, पेपर आपके पास रहेगा, खंड आ डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का डालेंगे। अब एक एक काम में आपका जो पहला क्वेश्चन होगा, जो भी आंसर होगा, मान लीजिए आपका आंसर इसमें बी होगा या फिर ए होगा, तो आपको केवल और केवल फर्स्ट लिखने के बाद ये आपको आंसर अपना लिख देना और कुछ नहीं करना है। हमने आपको क्वेश्चन भी लिखा, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं उतारना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, यहीं पर आपको अपना आंसर लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 खा डालेंगे, फिर आपको क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना होगा वहां पर। तो इसलिए हम आपको बता भी रहे हैं कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। ठीक है, काफी बच्चे होते हैं प्रश्न भी उतार लेते हैं, फिर लिखने का सही तरीका नहीं जानते हैं, तो आपको हम लिखने का सही तरीका भी बताएंगे। आपको प्रश्न नहीं उतारना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का डालने के बाद जो भी ऑप्शन आपका सही होगा वही ऑप्शन आपको लिख देना है। कितने बच्चे होते हैं केवल फर्स्ट लिख के उसी पर टिक कर देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको ऑप्शन ए में, ऑप्शन फर्स्ट में जो भी आंसर है उसका, जैसे लेम्डा इक्वल टू एच अपान रूट ऑफ 2me ये है, इसको भी आपको वहां पर नोट करना पड़ेगा। ध्यान समझिए क्वेश्चन यहाँ पर, ई गतिज ऊर्जा के एक कण की लुईस डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होती है। हमसे यहाँ पूछा हुआ है कि कैपिटल ई जो गतिज ऊर्जा है के जो कण है उसमें लुईस के डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र कौन सा होगा। तो चलिए क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, आपको माइंड में रहेगा भी, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे घुमा के देते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर हम जानते हैं कि लुईस डी ब्रॉगली के अनुसार जो लेम्डा होता है एच अपान क्या होता है, एच अपान पी के यहाँ पर सूत्र होता है तरंगदैर्घ्य का, क्या होता है एच अपान पी, जहां पर एच क्या है प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, और पी क्या है संवेग है। और हम ये जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा के का जो सूत्र होता है हाफ mv², हम सभी जानते हैं ये। ठीक है, इसको हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम ये जानते हैं कि लेम्डा इक्वल टू होता है एच अपान पी, और हम ये भी जानते हैं के इक्वल टू होता है हाफ mv²। अब इसी हाफ mv² में अगर हम m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दें, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दें, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 1/2 हाफ m², और यहाँ पर क्या v² अपान में बटे में क्या m तो है, ये मिलेगा। ठीक है, हम सभी को पता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो P होता है संवेग होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो जहां पर m² v² है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं P, और यहाँ पर m² v² के स्थान पर P लिखेंगे तो P का होल स्क्वायर बन जाएगा, बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा m आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था किसके, इसको हटा देंगे यहाँ से, हम लोग जानते हैं, यहाँ से हम लोग सॉल्व किए और हम लोग ये भी जानते हैं कि P बराबर होता है mv, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किसके इक्वल ये था, के इक्वल था, ये के इक्वल था। अगर यहाँ से हम P की वैल्यू निकाले, P की किसकी वैल्यू निकाले, P की, तो ये दोनों उधर जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा P² इक्वल टू 2m और K, यही तो मिलेगा। ठीक है, और अगर हम P स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर रूट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, P इक्वल टू मिलेगा रूट ऑफ 2m, और यहाँ पर क्या ये मिलेगा। और हम जानते हैं लेम्डा इक्वल टू एच अपान पी होता है, तो पी के स्थान पे हमको क्या सूत्र मिला, P इक्वल टू रूट ऑफ
2m और k। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिम्डा इक्वल टू h को रहने देते हैं, p का स्थान पे क्या रख देते हैं 2 और m और यहाँ पर k। और ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। ऊर्जा को हम चाहे k से लिखें चाहे एनर्जी ही है, ठीक है, गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी को चाहे हम k से लिखें चाहे हम e से लिखें। तो यहाँ पर जो k है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p इक्वल टू रूट ऑफ 2m और क्या e, ठीक है। एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी है, चाहे उसको हम एनर्जी को e लिखें चाहे हम इसको k लिखें। तो जो भी ऑप्शन हमको यहाँ पर मिल रहा है वो ऑप्शन हम यहाँ पर टिक कर देंगे। हमको यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमको दिख रहा है सही है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला था ताकि आप अगर कंफ्यूज भी हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कठिन नहीं है। अगर आपको कहीं कम समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है कई बार एग्जाम में और इम्पोर्टेंट भी आपके लिए, ठीक है। तो हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और आज की इस क्लास में जरूर नहीं कि आज की इस क्लास में हम इतने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, इसके बाद जितने भी हम क्वेश्चन करा सकते हैं आधे घंटे में हम सभी आपको कराएंगे। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd, जिसको हम vd से डिनोट करते हैं, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, मतलब अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर हमको इसमें अनुगमन वेग vd में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा गया है। यूट्यूब पे आप जाइएगा जहां हम आपको सॉल्व कराए हैं अतिलघुत्री क्वेश्चन, उसमें हम इसको पूरा विधिवत सॉल्व कराए हैं, दोनों में संबंध पूछा हुआ है, यहाँ भी संबंध पूछा हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जो अनुगमन वेग सूत्र होता है, अनुगमन वेग, तो जो अनुगमन वेग का सूत्र होता है vd, वो हम लोग जानते हैं E और E अपान में होता है यहाँ पर सूत्र m और यहाँ पर टाउ, ये होता है। ये हम लोग जानते हैं क्या, फार्मूला अनुगमन वेग का, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुगमन वेग, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो vd है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, जो vd है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, किसके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के। यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है, ठीक है, जो अल्फा कण का पथ है, जो रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन का प्रयोग दिया था, तो उसमें पूछा हुआ है प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है, वृत्ताकार होता है, परवलयाकार होता है, फिर दीर्घ वृत्ताकार होता है, या फिर अति परवलयाकार होता है। तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अति परवलयाकार होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, इसमें अधिकतम होती है, नीले प्रकाश के लिए अधिकतम होती है, या फिर हरे प्रकाश के लिए अधिकतम होती है, या फिर लाल के लिए, या फिर पीले के लिए। तो आपको यहाँ भी याद ही करना है, यहाँ पर क्या होगा, लाल प्रकाश के लिए क्या होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो, क्या हो, केवल संधारित्र हो। प्रत्यावर्ती धारा चक्र का है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। तो आपको याद होगा, आप ये चित्र बनाए होंगे संधारित्र के लिए, ठीक है, ये वाला चित्र बनाए होंगे संधारित्र के लिए, जब केवल क्या हो, संधारित्र हो, ठीक है। v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर लिखे होंगे साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर ये क्या है, केवल संधारित्र है। तो व्यय शक्ति पूछिए, तो आप लोगों ने वहां पर व्यय शक्ति का फार्मूला लाया था, फार्मूला निकाले थे, जो कि क्या होता है, शून्य होता है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये आप पढ़े होंगे इसको, जब पहले क्या पढ़े थे, जब शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तो उसका देख लीजिए, हो सकता है अगली बार आपको शुद्ध प्रतिरोध पूछ ले, या फिर शुद्ध यहाँ पर आपको कैपेसिटर लगा हो, या फिर कुछ भी लगा हो, तो आपको वहां पर आना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चा। आप ऐसे एग्जाम में पूरा करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का का डालेंगे, फिर 1 का खा डालेंगे, फिर 1 का गा डालेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट वहां पर अपना ऑप्शन सही करना है, लिख के 1 का खा डालेंगे, फिर 1 का गा डालेंगे, फिर 1 का चा, जैसे हमने लिखा है आपको हम लिखना भी बता रहे हैं, आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। अगला क्वेश्चन है 1 का चा, जो कि इंपॉर्टेंट है, 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके मध्य 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है, माध्यम का परावैद्युतांक होगा, ठीक है। हमसे यहाँ पर k की वैल्यू पूछी है, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा रेस करते हैं क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यहीं पर हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। तो आप लोग लिख लिए होंगे, हम इसको रेज कर रहे हैं यहीं पर। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, क्वेश्चन आप लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन वो ज्यादा माइंड में रहेगा। अगर आप लोग केवल वीडियो देखते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा और भूल जाएगा जल्दी, इसलिए आप क्वेश्चन कॉपी पेन लेकर के बैठिए और क्वेश्चन को सब नोट करते हुए चलिए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा थोड़ा कैलकुलेटिव है, यहीं से हम इतनी दूर में आपको सॉल्व करके बता देंगे, इतनी दूर में, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लगेगा, क्वेश्चन पढ़ करके हमको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लगेगा कूलाम के नियम से, किससे, कूलाम के नियम से, के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है F = 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या Q1 Q2 अपान में क्या R स्क्वायर। सवाल में कह रहे हैं कि दो बिंदु आवेशों को जब वायु में एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है तो उनके मध्य जो बल कार्य करता है F की वैल्यू दिया है कितना 80 न्यूटन। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या Q1 और Q2 अपान में क्या R स्क्वायर। और यहाँ पर वायु की बात हो रही है, पहले में वायु की बात हो रही है, तो वायु में हम लोग जानते हैं वैद्युतशीलता के जो वैल्यू होती है के की वो 1 होती है। ठीक है, वायु में जो वैद्युतशीलता के का मान होता है कितना होता है 1। ठीक है, यहाँ 1 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद बोल रहे हैं जब इन्हीं आवेशों को परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर, अब परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। अब परावैद्युत माध्यम की बात हो रही है, इसको क्वेश्चन में फर्स्ट मान ले रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे परावैद्युत माध्यम में जब परावैद्युत माध्यम की बात हो रही है तो कितना यहाँ पर परावैद्युत माध्यम के लिए हम जानते हैं के बराबर यहाँ पर परावैद्युत माध्यम के लिए हम के की वैल्यू के ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 यानी कि वही फार्मूला एफ का स्थान पे क्या रखेंगे 8 न्यूटन बल लग रहा है 8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या R स्क्वायर और यहाँ के भी हम रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर हम क्या मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे, समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2। ठीक है, जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से 80/8 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या R स्क्वायर। फिर पूरे के बटा लगाएंगे, पूरे के बटे में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या है K और यहाँ पर Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यही तो है, ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, R4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा क्या 1 अपान और यहाँ 1 अपान में K बचा है, यानी कि इसको हम काटेंगे तो यहाँ कितना बचा है 10 बचा है। फाइनली हमको यहाँ से मिला है क्या 1/1 अपान के इक्वल टू यहाँ पर कितना 10 बचा है, जिसको हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर से, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 10। हमारा यही क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ये तो हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपको कैसा लगा है, क्लास कैसी लग रही है, आप इसको कमेंट में जरूर बताएं। आप कमेंट भी किया करिए और क्लास को ज़्यादा शेयर भी किया करिए। अगर आप क्लास को शेयर करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, ज़्यादा से बच्चों को फायदा हो रहा है और हमको और अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है। चलिए इतना इसको आप नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज अगला जो क्वेश्चन है वो खंड बा है और खंड बा का जो प्रश्नोत्तर संख्या आप 2 का डालेंगे एग्जाम में, सेम ऐसे डालेंगे खंड बा प्रश्नोत्तर संख्या 2 का। अब 2 का आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट सोल्यूशन वहां पे करना है। क्वेश्चन जो है वो है लेंस की वायु में फोकस दूरी तथा लेंस के द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान समझिए, हमको यहाँ पर लेंस मेकर फार्मूला यूज करना है और लेंस मेकर फार्मूला के लिए जो वायु के लिए हम फोकस दूरी का सूत्र लिखते हैं वो लिखते हैं FA इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। हाँ बीच में FA इक्वल टू लिखेंगे, सूत्र होता है Na-1 इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2 और ये किसके लिए है, वायु के लिए। किसके लिए, वायु में। ठीक है, वायु में फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, ये होता है। और द्रव में डुबोने का यानी कि द्रव में जो फोकस दूरी का सूत्र होता है वो होता है FL लिक्विड, ये एयर था वायु के लिए, ये लिक्विड का फार्मूला होता है Na/NL - 1 और यहाँ पर इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2 होता है। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। समीकरण 1 को इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे ये। ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको फाइनली यहाँ से मिलेगा FA/FL इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है Na-1 और यहाँ पर ध्यान समझिए इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2 है। क्लियर है, ये है। अपान लगाएंगे, बटे लगाएंगे और बटे में क्या है ये N-A और अपान में NL - 1 और इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2 है। ठीक है, ये है R2। क्लियर, ये इतना। यहाँ से ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा यहाँ से हमको फाइनली मिल जाएगा FA/FL इक्वल टू Na-1 ब्रैकेट में अपान में Na/NL - 1। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन था, आपको इतना कर देना है जो आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, अब 2 का खा विवर्त है, जो 2 प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, 2 के खा विवर्त हैं, वो है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर से
आनंद विभव कितना होगा मूल ऊर्जा स्तर से। जो आप हाइड्रोजन श्रेणी पढ़े हैं, जो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े हैं, वहां पे आपको जो इलेक्ट्रॉन्स आते थे पहले वर्ग में या फिर अनंत से आते थे पहले वर्ग में या फिर दूसरे वर्ग में आते थे, तो वहां पर आपको पढ़े होंगे आप बामर श्रेणी, पाश्चल श्रेणी, ये सब श्रेणियों में पूछा हुआ है आपसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर से आनंद विभव कितना होता है। तो आपको याद रखना है, आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आनंद विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 का ग, जो कि है विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। विद्युत चालकता क्या है, आप लिखेंगे विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसे रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू 1/r। ठीक है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है, जैसे हम आर का मात्रक हम लोग पढ़े हैं क्या, ओम होता है। ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। और विमीय सूत्र इसका ये होता है m-1 L-2 T3A2 होता है। तो ये इतना आप लिखेंगे तो आपको एकदम विधिवत अच्छा नंबर मिलेगा, और जैसे मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ वैसे आपको एग्जाम में भी करने हैं। तो चलिए आप इतना करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2 का घ, वो है प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रयुक्त अमीटर जो होता है वो धारा के किस मान को व्यक्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन है परिपथ प्रत्यावर्ती परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के IRMS वर्ग माध्य मूल मान जिसे आप कहते हैं को व्यक्त करता है। IRMS धारा के, ठीक है, ना कि वोल्टेज के, धारा के IRMS यानी कि वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। ये आप इसका सटीक आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 का अंगा, वो है होल पर कितना आवेश होता है। पीएन संधि डायोड पर का परिपथ संकेत बनाइए, पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। सबसे पहले तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे होल पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम के बराबर। और पीएन संधि डायोड का जो संकेत होता है, परिपथ जो संकेत होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें से ये जो आपको दिख रहा है ट्राइंगल का वो P होता है, और जो ऐसे सीधी रेखा दिख रही है वो आप इसको क्या बताएंगे, N होता है। तो ये आप इसका सटीक आंसर लिखेंगे। अब 2 का चा आ जाइए। 2 का चा क्वेश्चन है रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति जो होती है वो अधिक होती है। तो आप बताएंगे रेडियो तरंगों की आवृत्ति जो परिसर होता है, आवृत्ति परिसर, वो होता है 3×10⁹ से 3×10⁴ हर्ट्ज तक होता है, तथा सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति परिसर जो होता है वो 3×10⁻11 से 1×10⁹ हर्ट्ज तक होती है। अतः आंसर आप लिखेंगे सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति परिसर क्या होता है, अधिक होता है। तो हम लोग अभी तक कर चुके हैं खंड आ और खंड बा। अब हम स्टार्ट करेंगे खंड सा क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और यहाँ पर ध्यान समझिए क्वेश्चन खंड सा है। खंड सा का प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क। क्वेश्चन यहाँ पर है नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी हुआ है। आप हेडिंग बनाएंगे एग्जाम में प्रश्नोत्तर संख्या अपना 3 का डाल करके नाभिक की द्रव्यमान क्षति। इसमें आप लिखेंगे किसी नाभिक की द्रव्यमान किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है उसमें उपस्थित जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों का यही अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। जो किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है, किसी भी नाभिक का, मान लीजिए नाभिक है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, मान लो नाभिक है, और नाभिक का ये वास्तविक द्रव्यमान है समथिंग मान लीजिए 10 है, ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है, 10 है। और जो बाहर से जो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान होता है, न्यूक्लियन मतलब जो बाहर स्थित न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का अगर हम निकाल लेंगे, इसका जो द्रव्यमान होता है इसके द्रव्यमान से कुछ कम होता है। और द्रव्यमानों का यही अंतर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक का द्रव्यमान क्षति। क्षति मतलब होता है लॉस या फिर घटना। यहाँ आप सूत्र लिख के आएंगे डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन और माइनस एम और कैपिटल एम। ये आप फार्मूला और ये आप परिभाषा लिख करके आएंगे। अगली हेडिंग है, यहीं पर इसी में पूछा हुआ है एवं बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा क्या होता है ध्यान समझिए। यहाँ पर आप लिखेंगे किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा मतलब वह बाहरी ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है।
ये इतना आप परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा बताएंगे, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना अधिक स्थायी होता है, मतलब उतना अधिक स्टेबल होता है। फिर से समझ लीजिए, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाहरी ऊर्जा होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। और किसी भी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है जितनी अधिक होगी, उसका जो बॉन्डिंग एनर्जी होगी जितनी अधिक होगी, वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा, मतलब उतना ही अधिक स्टेबल होगा। ये तो क्वेश्चन था हमारा 2 का। अब प्रश्नोत्तर संख्या आप डालेंगे यहाँ पर, दो प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा। 3 का खा, तो 3 का खा जो क्वेश्चन है वो है, क्राउन कांच से द्विउत्तल लेंस, किसकी बात हो रही है, ध्यान समझिए, कुछ की बात हो रही है, द्विउत्तल लेंस लेंस बनना है, मतलब क्राउन कांच से द्विउत्तल लेंस बनना है, मतलब बनाना है। और लेंसों की पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं, हमको क्वेश्चन पूछा त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता 2.5 -2.5 डायोप्टर हो, और क्राउन कांच का अपवर्तनांक हमको दिया है 1.65 है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको सवाल में किसका मान दिया हुआ है, यहाँ पर हमको सबसे पहले सवाल में पी की वैल्यू दी है, डायोप्टर मतलब किसकी, इसकी शक्ति दी गई है लेंस की, तो पी इक्वल टू -2.5 डायोप्टर ये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमको अपवर्तनांक दिया है, अपवर्तनांक एन इक्वल टू आप लिखेंगे, दिया है सवाल में, दिया है, और एन का मान दिया है, अपवर्तनांक कितना दिया है 1.65, ठीक है, ये दिया है। और हम सूत्र लगाते हैं, और सूत्र ये लगाएंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल टू होता है 1/f इक्वल टू, यहाँ पे सूत्र होता है n-1 लेंस मेकर फार्मूला से, क्योंकि हमको त्रिज्या निकालनी है 1 - r1/1 - r2, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। लेकिन बात किसकी हो रही है, बात हो रही है द्विउत्तल लेंस की, किसकी, द्विउत्तल लेंस, उत्तल लेंस। आप उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, द्विउत्तल लेंस की बात हो रही है, जिसमें हम R1 जो लेंगे वो किस में लेंगे, माइनस में लेते हैं, और जो R2 लेते हैं वो किस में लेते हैं, हम प्लस में लेते हैं, किसमें, प्लस में, ठीक है। द्विउत्तल लेंस की बात हो रही है, और द्विउत्तल लेंस में जो हम R1 लेंगे वो किस में लेंगे, माइनस में, जो R2 लेंगे हम किस में लेंगे, वो प्लस में लेंगे। अब चलिए सारी वैल्यू रख देते हैं, हमको सारी वैल्यू यहाँ पता है। और यहाँ पर एक बात और, यहाँ F दिया है, और जहाँ पर हमको सवाल में फार्मूला में F होता है और सवाल में हमको P पता है, हम ये जानते हैं, एक प्रॉपर्टी जानते हैं यहाँ पर कि जो होता है आपका F, वो होता है 1/p के इक्वल। यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा 1/p की वैल्यू कितनी है सवाल में, -2.5, ठीक है, ये है। चलिए हम यहाँ पे सारी वैल्यू रख देते हैं इस वाले फार्मूले में, तो हमको यहाँ से मिलेगा फाइनल 1/, फिर यहाँ पर F की वैल्यू 1/-2.5 इक्वल n-1, n की वैल्यू कितनी दी गई है 1.65 -1, ठीक है। 1/r1 हम कितना रखेंगे, 1/r1 माइनस में रखेंगे, और यहाँ पर क्या है, पहले से ही क्या है, माइनस है, माइनस ले लेते हैं, 1/r2 रखते हैं, ये इतना, ठीक है। सारी वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया। अब सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ये ऊपर हम भेज देंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2.5 इज इक्वल टू मिलेगा 0.65 इंटू 2/r, ठीक है, 2/r, क्योंकि हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ये इसको हम हल करेंगे, सही, यहाँ पे R2 नहीं रहेगा, इसको हम हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, R/2 मिलेगा। R की वैल्यू हमको निकालना है, तो R की वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो R इक्वल टू यहाँ से हमको मिलेगा 0.65 इंटू 2/2.5। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 0.52, वो भी मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमको करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो 0.52 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको R इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर क्या, 52 सेंटीमीटर, कितना मिलेगा, 52 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो R की वैल्यू मिली। तो यही उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, R1 के लिए क्या हो जाएगा, R1 जो आएगा वो आएगा माइनस का 52 सेंटीमीटर, और यही पे R2 जो आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 52 सेंटीमीटर, प्लस का 52 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा एग्जाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको 3 का नहीं है, जो भी हुआ था देख लेते एक बार आंसर में। क्वेश्चन नंबर ये हुआ था 3 का गा, यहाँ हम 3 का गा डाल देते हैं। क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के अग्र अवनत स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। ये जो सवाल है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए,
ठीक है। इस वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम अच्छे से डिट्टो रट लीजिए। क्वेश्चन आप हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे अग्र अभिनत, और इसमें आप बताएंगे अगर पी क्षेत्र से तथा रीढ़ सिरा एन क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो यह संयोजन अग्र अभिनत कहलाता है। आई बात समझ में? जब किसी बैटरी का धन सिरा पी क्षेत्र से तथा एन सिरा बैटरी के रीढ़ सिरे से जोड़ा जाता है तो जो ये संयोजन हमको प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अग्र अभिनत हम कहते हैं, या फिर अग्र अभिनत कहलाता है। अब आप बताएंगे अग्र अभिनत में और सारी बातें। यहाँ पर आप लिखेंगे पीएन संधि डायोड पर आरोपित अग्र वोल्टेज, जो आगे का वोल्टेज है, तथा अग्र धारा के मध्य अगर ग्राफ प्रदर्शित किया जाए, ग्राफ प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, जिसमें प्रारंभ में 0.3 वोल्ट पर निरोधी विभव प्राचीर के कारण धारा लगभग शून्य रहती है, और आरोपित वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बहुत धीरे धीरे एवं अरैखिक रूप से तब तक बढ़ती है जब तक कि आरोपित वोल्टेज विभव प्राचीर विभव से अधिक नहीं हो जाती है। उसके आगे लिखेंगे आप, जब आरोपित वोल्टेज के मान को बढ़ाया जाता है तो धारा अरैखिक रूप से आगे बढ़ती है। यदि रेखा AB को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो यह वोल्टेज अक्ष को विभव प्राचीर वोल्टेज पर काटती है। तो ये आप इतना अग्र अभिनत में लिखेंगे। पहले बताएंगे पीएन संधि होता क्या है, पीएन संधि होता क्या है, उसके बाद में आप इस ग्राफ के बारे में, इस चित्र के बारे में बताएंगे कि पीएन संधि पर आरोपित जो अग्र वोल्टेज होता है तथा अग्र धारा के मध्य अगर हम ग्राफ प्रदर्शित करते हैं, जिसमें स्टार्टिंग क्या होता है, जिसमें 0.5 वोल्टेज 0.5 वोल्टेज पर निरोधी विभव जो होता है प्राचीर विभव कारण लगभग धारा शून्य रहती है। पहले जो निरोधी विभव होता है वो प्राचीर विभव कारण लगभग पहले इसमें धारा शून्य रहती है। उसके बाद में आरोपित वोल्टेज बढ़ाने पर, जब हम वोल्टेज का मान आगे बढ़ाएंगे तो धारा जो होती है वो धीरे धीरे अरैखिक रूप से, देख रहे हैं, धीरे धीरे अरैखिक रूप से आगे बढ़ती है, और तब तक बढ़ती है जब तक कि आरोपित विभव के आरोपित वोल्टेज जो होता है प्राचीर विभव से अधिक नहीं हो जाता। और यहाँ पर उसके आगे आप लिखेंगे, और जब आरोपित विभव प्राचीर वोल्टेज को मान को बढ़ाया जाता है तब धारा रैखिक रूप से आगे बढ़ती है। यदि AB धारा को पीछे खींचे, यदि AB धारा को पीछे भी बढ़ाया जाता है तो यह वोल्टेज अक्ष को विभव प्राचीर वोल्टेज पर काटती है। तो ये यहाँ पर हमको पता है कि ये पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र को हम किसे जोड़े हैं, बैटरी के धन सिरे से जोड़े हैं, और एन क्षेत्र को हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़े हैं। और ये जो संयोजन बना है ये क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। और यहाँ पर जो पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र में हमको पता है कोटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पी क्षेत्र में क्या मेन होता है, क्या यहाँ पर भरा जाता है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में कोटर मिलेगा, तो कोटर इंपॉर्टेंट होता है। और एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या पीएन जंक्शन में पी क्षेत्र में कोटर होते हैं और एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पर जो धारा बहती है वो प्लस से माइनस की ओर बहती है, और ये आप इसके साथ में ग्राफ एग्जाम में बना के आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा मेरी तरफ से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आज की क्लास यहीं पे खत्म भी करते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ख क्वेश्चन है, अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो आप सोल्यूशन लिखेंगे, आंसर शंट प्रतिरोध का मान पर अमीटर के परास में कमी तथा सुग्राहिता में वृद्धि होगी, क्योंकि शंट प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर कम धारा प्रवाहित होती है और शंट प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होता है। यानी कि आप बताएंगे शंट प्रतिरोध का मान पर जो अमीटर का परास होता है वो तो कमी होती है तथा सुग्राहिता में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि शंट का प्रतिरोध जो होता है का मान बढ़ाने पर कम धारा प्रवाहित होती है, जो धारा वो कम प्रवाहित होती है, और शंट प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। इसके अगले जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 4 से स्टार्टिंग करेंगे, 4 का से स्टार्टिंग करेंगे। और आज की क्लास आपको कैसे लगी है आप कमेंट में जरूर बताएं। और क्लास अगर आपको लग रही है मैं मेहनत कर रही हूँ हमारे लिए, तो आप क्लास को ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं।